जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि टेक्निकल का जो सीरीज चल रहा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के MCQs में, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि मेरा लैपटॉप फॉर्मेट हो गया था। उसमें कोई हार्ड डिस्क में पानी गिर गया था, तो उसको बनने दिया था, इसलिए ये 5 दिन लग गया। तो अब पूरा का पूरा मैंने डेटा रिकवर कर लिया है। वापस फिर से आपको सारे क्वेश्चन फिर से सेम वैरायटी में सेम पैटर्न पे मिलेगा और हर दिन मिलेगा 50-50 क्वेश्चन का। तो रिलैक्स रहिएगा। आज से फिर से आपके क्लासेस चालू होती है। चलिए बिना किसी देरी के टेक्निकल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चालू करते हैं, जो कि कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है पोस्ट कौन सा है, यहां पर देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नंबर 3 पोस्ट है सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का। क्वेश्चन कोड भी डाला हूं मैंने, कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 5/3/2005 को हुआ है। और ये इतना पुराना पेपर है, ये मत सोचिए कि इतना पुराना पेपर कर रहे हैं आप। इसमें से बनाइए, आपसे जितना क्वेश्चन बनता है एग्जैक्ट मेरे को बताइएगा कि सर 50 में आज मेरा कितना सही है। आप उस लेवल पे आपको प्रिपरेशन करना है बेटा। पेपर कितना पुराना है वो मत देखिए, आप कितने क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है। नंबर फर्स्ट, टेम्परेचर रेगुलेटिंग कंपोनेंट ऑन एन ऑटोमेटिक आयरन। एक जो स्वचालित आयरन होता है ना, उसमें टेम्परेचर रेगुलेटर के रूप में क्या उपयोग करते हैं, कौन सा कंपोनेंट यूज होता है। हीटिंग एलिमेंट नहीं भाई, ये तो हीट करने का काम करता है। प्रेशर प्लेट भी नहीं होता है, सोलर प्लेट भी नहीं होता है। क्या आएगा? थर्मोस्टेट। जहां पे थर्मल लिख दिया ना, इसका मतलब ही होता है टेम्परेचर। क्लियर है? दूसरा नंबर, इंटरनल ग्रोवलर। देखिए ये प्रीवियस ईयर पेपर नंबर 2 का भी क्वेश्चन था कि ग्रोवलर का यूज हम लोग क्यों करते हैं। यूज टू टेस्ट द, क्या होगा? रोटर वाइंडिंग नहीं भाई, स्टेटर वाइंडिंग। ये सही है। बियरिंग नहीं होता, स्टार्टर कनेक्शन नहीं होता है। कौन सा आंसर होगा? स्टेटर वाइंडिंग। और हाँ दोस्तों, कुछ अगर वर्डिंग गलत होगा तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं मेरे पास कोई भी टाइपिस्ट नहीं है, इसको मैंने खुद टाइप किया हुआ है। मेरे पास बहुत दुनिया भर का क्लास होता है बेटा, तो क्लास लेने के बाद आके एक्स्ट्रा समय में आपके लिए टाइप करता हूं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरी मेहनत है इसमें, मैं आपके लिए कर रहा हूं और अच्छे से कर रहा हूं। ठीक है ना? चलिए, द रेजिस्टेंस ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग इन सिंगल फेस मोटर इज। स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो सिंगल फेस मोटर होता है, आपको पता है कि 2 टाइप की मोटर होती है। एक यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है और एक यहाँ पर रनिंग वाइंडिंग होता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग इन सिंगल फेस मोटर इज लेस देन रनिंग, सेम एज द अदर, मोर देन रनिंग, या मोर और लेस देन रनिंग। तो इसका आंसर आएगा मोर देन रनिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग का हमेशा जो रेजिस्टेंस होता है ज्यादा होता है रनिंग वाइंडिंग से। क्लियर है? देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग का रिएक्टेंस है, तो ये हमेशा ज्यादा होगा, ये कम होता है। ये रिएक्टेंस रनिंग का है, ये ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होता है। ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक। रोटर ऑफ द नॉर्मल रिपल्शन मोटर इज सिमिलर टू द, क्या होगा? किसी रिपल्शन मोटर का रोटर इनमें से किसके जैसा होता है? स्क्वायरल केज मोटर नहीं भाई, शेडेड पोल मोटर नहीं होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के जैसा नहीं होता है। हमेशा डीसी मोटर के टाइप का होता है रिपल्शन मोटर का रोटर। एकदम ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन का। आप भी बनाते जाइए बेटा। कितना क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा, उस हिसाब से मैं और क्वेश्चंस की वैरायटी लेके आऊंगा। क्लियर है? चलिए, द पर्पस ऑफ कैपेसिटर इन सीलिंग फैन इज। एक कैपेसिटर का, सीलिंग फैन जो छत का पंखा लगाते हैं, उसमें कैपेसिटर का काम क्या होता है? गिव फेज शिफ्ट, कंट्रोल द स्पीड, इंक्रीज द स्पीड, या इंप्रूव पावर फैक्टर। तो हमेशा फेज शिफ्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सीलिंग फैन में कैपेसिटर लगाते हैं। इसका आंसर ये भी हो सकता है बेटा, जो कंडेंसर यूज करते हैं ना, ये क्या होगा? ये कंडेंसर का यूज करते हैं। जिससे आपका पंखा कभी मान लीजिए कि स्लो चल रहा है, तो स्लो के लिए आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, वो कंडेंसर को चेंज कर देगा और आपका पंखा क्या होता है? स्पीड चलता है। तो इस आंसर के दोनों आंसर सही थे। आयोग ने इसको क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा हमेशा ऑप्शन नंबर सी को आप प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी और ए दोनों सही है। तो ये स्टार्टिंग करिएगा फेज शिफ्ट को करने के लिए। क्लियर है? आप आंसर नंबर सी को लेके चलिएगा बेटा हमेशा।
सीलिंग फैन का बात कर रहा है। अगर वो बोलता ना नॉर्मल फैन बोलता कि वो बड़े बड़े जगह पर मतलब ऑटोमेटिक फैन हो गया ये सब जगह पर, या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोड़ता, तब मैं बोलता फेज शिफ्ट के लिए। क्लियर है? तो इसका आंसर अभी आप लगा के रखेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक। माइका फॉल्स इन इंसुलेशन, माइका फॉल्स किसमें इंसुलेशन के रूप में यूज किया जाता है? माइका इनमें से किस इंसुलेशन के टाइप का है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या क्लास वाई? तो हमेशा होता है क्लास बी। इसके लिए आप शॉर्ट्स में देखेंगे मैंने पूरे क्लास ए में क्या आता है, क्लास बी में क्या आता है, क्लास सी में आता है, आप सारे क्वेश्चंस को उसमें से वो चार्ट से आपसे ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है? तो क्लास बी टाइप में आता है। शेडेड पोल मोटर इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज्ड होगा भाई शेडेड पोल मोटर? कंप्रेसर, प्रिंटिंग प्रेस, लेथ या स्मॉल फैन? तो शेडेड पोल मोटर आपको मालूम है लेथ मशीन में यूज होता है, क्योंकि लेथ मशीन में भी डीसी शंट मोटर भी यूज करते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से चलना रहता है। तो शेडेड पोल मोटर का भी काम होता है चीजों को कॉन्स्टेंटली चलाने का। क्लियर है? नियॉन साइन ट्यूब कैन बी यूज्ड फॉर डैश पर्पस, नियॉन साइन ट्यूब इनमें से किसके लिए यूज किया जाता है? एडवर्टाइजिंग, सर्च लाइट, स्ट्रीट लाइट या डोमेस्टिक लाइटिंग? तो आपको बताना है बेटा किसमें यूज होगा नियॉन लाइट। तो हमेशा एडवर्टाइजमेंट में आप देखेंगे वो बड़ा सा लिखे रहता है ना बिरयानी सेंटर ऐसे लाल वाला, वो नियॉन लाइट होता है, 1 केवी पे चलता है, वो 1000 वोल्ट, उसमें बहुत ज्यादा लाइट रहता है। तो वो किसके लिए यूज होता है? हमेशा एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए यूज होगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट, सोडियम वेपर लैंप गिव्स, कौन सा सोडियम वेपर लैंप किस टाइप का आपको कलर देता है भाई? सोडियम वेपर लैंप गिव्स डैश कलर, किस टाइप का होता है? ब्लूइश, रेडिश, येलोइश या पिंक? तो हमेशा सोडियम वेपर लैंप आपको येलोइश कलर देता है। क्लियर है? चलिए अगला, A lead acid cell should not be discharged below dash volt, एक लेड एसिड सेल जो रहता है कितने वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 2.3 वोल्ट? नहीं भाई ये नहीं होगा, 2 वोल्ट भी नहीं होगा, 2.15 भी नहीं होगा, 1.8 वोल्ट इसका आंसर होगा। डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू याद रखने का कोशिश करिए बेटा, आपसे क्वेश्चन आराम से बनेगा। बाय ऑप्शन याद करने का कोशिश करिए। द रोटेटिंग पार्ट ऑफ सीलिंग फैन इज, क्या होगा भाई? रोटेटिंग पार्ट ऑफ सीलिंग फैन क्या होता है? ये स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग, स्क्वायरल केज वाइंडिंग, स्क्वायरल केज वाइंडिंग एंड द बॉडी, या रनिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग ओनली? तो क्या होगा? रोटेटिंग पार्ट ऑफ सीलिंग फैन इज स्क्वायरल केज वाइंडिंग एंड द बॉडी, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? द कैपेसिटर इन अ सीलिंग फैन इज कनेक्टेड इन, जैसे जैसे आपका ना धीरे धीरे जैसे जैसे पेपर का लेवल बढ़ेगा आपको क्वेश्चन की वैरायटी भी अलग अलग मिलना चालू होगा। ठीक है? देखिए लिखा है द कैपेसिटर इन द सीलिंग फैन इज कनेक्टेड इन, कैसे कैपेसिटर एक सीलिंग फैन में कनेक्ट होता है? सीरीज विद द स्टार्टिंग वाइंडिंग, इन पैरेलल टू द स्टार्टिंग वाइंडिंग, इन सीरीज टू द रनिंग, ये रनिंग है बेटा ना, रनिंग वाइंडिंग, इन सीरीज टू द स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग। तो कैपेसिटर हमेशा क्या होता है? रनिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। ध्यान रखिएगा सीरीज में हमेशा कनेक्ट होता है। और किस लिए काम आता है सीलिंग फैन के लिए? हमेशा स्पीड को बढ़ाने का ये काम करता है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, इन अ शेडेड पोल मोटर द रिवॉल्विंग फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय, एक शेडेड पोल मोटर में रिवॉल्विंग फील्ड किसके कारण आता है? कैपेसिटर नहीं भाई, रेगुलेटर नहीं, वाइंडिंग नहीं, शेडिंग कॉइल या शेडिंग रिंग बोलिए चाहे शेडिंग कॉइल बोलिए, इसी के कारण हमेशा रिवॉल्विंग फील्ड जनरेट होता है शेडेड पोल मोटर में। ठीक है? ये बेटा देखिए ये थोड़ा गलत लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये चॉइस कॉल नहीं है, ये थोड़ा सा मेरे से ही गड़बड़ हो गया बेटा लिखने में। आप समझ पा रहे हैं? मैंने आपको बोला था ना कि कुछ कुछ चीजें गड़बड़ होगा तो आप उसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। ये जो है ना ये एक्चुअली लिखा है चोक कॉइल, और मैंने आपको बताया भी था कि चोक का मतलब क्या होता है। तो ये जो इसका वर्डिंग लिखा है ना बेटा ये है चोक कॉइल, ये चोक कॉइल, ये मेरे से गड़बड़ हो गया है, माफ करिएगा। द चोक कॉइल ऑफ एन ऑपरेटिंग ट्यूब इज शॉर्ट सर्किटेड, व्हाट इज द कंसिक्वेंसेस? एक चोक कॉइल का, अगर ऑपरेटिंग ट्यूब का जो चोक कॉइल है, चोक कॉइल का मतलब होता है आपको रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन, जहां पे इंडक्टेंस ज्यादा होता है। तो बोल रहा है अगर ऑपरेटिंग ट्यूब का चोक कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाए,
शॉर्ट सर्किट हो जाए तो इसके क्या क्या इफेक्ट, कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है इसके क्या क्या प्रभाव मिल सकता है ना। तो पहला नंबर है लैंप बिकम ऑफ, लैंप बिकम्स लेस ब्राइट, ओवर करंट फ्लोज एंड डैमेज द लैंप, नो इफेक्ट इज विजिबल। तो हमेशा ओवर करंट क्या होने लगेगा, लैंप में फ्लो होने लगेगा, जिसके कारण लैंप खराब होना है या लैंप के जल जाने की संभावना ज्यादा हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ट्विन ट्यूब कनेक्शन। मैं यहां पर दो ट्यूबलाइट क्यों लगाया हूं, दो ट्यूबलाइट आप घर में क्यों लगाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है लेस पावर कंज्यूम, नहीं भाई पावर कंज्यूम तो ज्यादा होगा ना दो ट्यूबलाइट लगाया तो। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट इज एलिमिनेटेड, स्ट्रोबोस्कोपिक का मतलब मैंने बताया था रुक रुक कर चलना है ना, रुक रुक कर जलना, जो चलते रहता है जिम जिम करता रहता है, तो इसके लिए ये भी नहीं होगा भाई। मोर लाइटिंग देन सिंगल ट्यूब, ये ऑप्शन नंबर सी कही है। एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज, नहीं गलत हो जाएगा। अच्छी लाइटिंग, ज्यादा लाइटिंग के लिए ही मैं ट्विन ट्यूबलाइट का यूज करता हूं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर, इनमें से कौन सा है जो गुड कंडक्टर नहीं है। तो एल्यूमिनियम एक कंडक्टर होता है, कॉपर एक कंडक्टर होता है, सिल्वर तो आपको मालूम है सबसे अच्छा, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, पोर्सलिन ही है जो आपका आंसर होगा। यही चिकनी मिट्टी जो है ना, ये इंसुलेटर में काम आता है, ठीक है। इंसुलेटर में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंसुलेटर का कलर हमेशा भूरे रंग का ही क्यों बनाते हैं, लाल रंग पीला रंग क्यों नहीं कर सकते, भूरे में ही क्यों बताते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर देखिए लिखा है ट्रांसफॉर्मर रेटिंग्स आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ, ये कितने बार पूछा हुआ है हमेशा ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग क्या होती है, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस दैट कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन इज कॉल्ड, एक पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी इंसुलेशन का ना ब्रेकडाउन टूट जाता है तो उसमें मतलब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है एक इंसुलेशन का ये क्वेश्चन बोल रहा है किसी इंसुलेशन का वो विभवांतर क्या कहलाता है जो जो एक इंसुलेशन को ब्रेक कर दे, तोड़ दे, इंसुलेशन को ब्रेक कर दे। आप देखिएगा इंसुलेटर में आपको दरार मिलेगा कभी कभी, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस, वो विभवांतर क्या कहलाएगा। तो आपका ऑप्शन है ब्रेकडाउन वोल्टेज, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस या एम्पियर कैपेसिटी। तो इसका आंसर ब्रेकडाउन वोल्टेज भी होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी होगा। ये दोनों के दोनों आंसर सही है, इसीलिए आयोग ने इसको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। आप दोनों आंसर लगाएंगे। क्लियर है। देखिए एक पेपर में ना, ऑफिशियल पेपर में 100 में कम से कम आपको 6 से 7 ना एलिमिनेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। खासकर टेक्निकल का बता रहा हूं बेटा, या तो वो सबको बराबर नंबर दे देगा या तो किसी को बोलेगा कि भाई ये 6 नंबर कम करके 92 में कट ऑफ बनाएगा। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोनों रहता है, तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है सोल्डरिंग इज डन ऑन जॉइंट टू इंप्रूव द, क्या करता है सोल्डरिंग, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, नहीं भाई, रेजिस्टिविटी बढ़ाएगा, नहीं, डक्टिलिटी बढ़ाएगा, नहीं, कंडक्टिविटी, चालकता हमेशा बढ़ाता है सोल्डरिंग से। सोल्डरिंग कर देता हूं तो क्या होता है, कंडक्टर की चालकता बढ़ती है। क्लियर हो रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। द मैक्सिमम लाइट पॉइंट अलाउड इन वन सर्किट, ये आईई रूल बोलता है कि एक सर्किट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ आप लाइट लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है 20 नहीं, 15 नहीं, 10 नोस करके लगाते हैं। ये एनी ऑफ द अबव नहीं, हमेशा 10 नोस लगाते हैं। ठीक है ना, नोस का मतलब है नंबर्स, 10 लाइट आप लगा सकते हैं। If the winding has group of coils having the same center, it is known as, क्या होगा भाई, एक वाइंडिंग जिसका ना ग्रुप ऑफ कॉइल हैविंग द सेम सेंटर, एक ये ऐसे वाइंडिंग कर रहा हूं मैं जिसका सेंटर एक ही हो, तो इस प्रकार की वाइंडिंग क्या कहलाती है। तो हमेशा कॉन्सेंट्रिक संकेंद्रीय वाइंडिंग होता है ये। ठीक है ना। तो दो टाइप का वाइंडिंग होता है बेटा, एक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है, एक कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होता है। तो दोनों को मैं आपको पहले समझा देता हूं कि क्या है, सब चीज आपको डिटेल में जानना जरूरी है बेटा कि किस चीज में। देखिए संकेंद्रीय आपको समझ आ गया, जिसका केंद्र होता है एक केंद्र में। अब मैं लिख रहा हूं कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग।
और एक लिख रहा हूं बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ध्यान से देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, दो टाइप की वाइंडिंग सिंक्रोनस में हम लोग करते हैं। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का मतलब होता है कि जैसे मैं बोला कि ये स्लॉट है, ये जो बना रहा हूं ये स्लॉट है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में भी ये जो बना रहा हूं ना ये स्लॉट है। हर स्लॉट में आप कंडक्टर को रखते हैं। जैसे आप कोई पेपर दे रहे हैं ना, तो आपने पास जैसे 20 सीट है तो 20 सीट आपका स्लॉट है और आप एज अ कंडक्टर यूज होते हैं। तो हर स्लॉट में जैसे मैं कंडक्टर रख रहा हूं, तो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग वो वाइंडिंग होता है ना जिसमें एक ही स्लॉट में सारे कंडक्टर्स को रख दिए हैं और बाकी सारे स्लॉट खाली चले गए। मतलब एक सीट के लिए 10 बच्चे आ गए हैं और बाकी 19 सीट खाली चले गया, तो ऐसे टाइप के वाइंडिंग को बोलते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। इस टाइप के वाइंडिंग में ना आपको पता चल रहा है कि एक ही स्लॉट है और स्लॉट पे ज्यादा वाइंडिंग हो गए, तो इस टाइप के वाइंडिंग में हीट ज्यादा होता है, ये प्रॉपरली डिसिपेट नहीं हो पाता। डिसिपेट का मतलब होता है हीट बढ़ता नहीं है बेटा, डिसिपेट नहीं हो पाता है, प्रॉपरली डिसिपेट नहीं हो पाता है, इसके कारण लॉसेस बढ़ते हैं और लॉस बढ़ेगा तो इस टाइप के वाइंडिंग में एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है ना जिसमें हर स्लॉट में इक्वल कंडक्टर का यूज किया जाता है। हर स्लॉट में एक एक कंडक्टर रहेगा, तो इससे क्या होगा बेटा, हीट कम होगा, हीट कम होगा, हीट प्रॉपरली डिसिपेट होगा, हीट प्रॉपरली डिसिपेट होगा। और हीट अगर डिसिपेट हो रहा है तो इससे क्या होगा, लॉसेस कम होंगे, और लॉसेस कम होंगे तो हमेशा इसमें इस टाइप की वाइंडिंग में क्या होगा, एफिशिएंसी अधिक आएगा। ये होता है कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। बाई ऑप्शन भी आपको समझ के चलना है बेटा, क्लियर है? तो ये इसका आंसर होगा। क्या है इसका आंसर? तो पहले का जो 21 का है वो तो आंसर आ गया कंसेंट्रिक। स्किन वाइंडिंग कुछ नहीं होता है बेटा, स्किन इफेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक? तो कंसेंट्रिक इसका आंसर होगा। The distance between clip in horizontal runs should not be more than सेंटीमीटर। एक हॉरिजॉन्टल रन्स का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होगा? 2 क्लिप्स का बात कर रहा है, क्लिप्स के बीच का जो क्षैतिज जगह का है, 2 क्लिप के बीच में जो क्षैतिज वाली जगह होती है उसका क्षैतिज वाला जो लंबाई होगा वो कितना होना चाहिए? तो लिखा है 25 सेंटीमीटर, 15, 20, 10। तो इसका आंसर आएगा बेटा 20 सेंटीमीटर मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है? नहीं 20 नहीं, सॉरी, हॉरिजॉन्टल बोल रहा है ना, तो 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर ये वर्टिकल बोले रहता, वर्टिकल, तो वर्टिकल होता तो 25 सेंटीमीटर का मैं गैप लगा था, क्लियर है? ये सब ITI वाले क्वेश्चन पे बनता है बेटा, आपको बस इसका आंसर ध्यान रखना है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट क्रीपिंग है, ये क्रीपिंग, ये जो है ना क्रीपिंग है बेटा, आपको बताया हूं एनर्जी मीटर में क्रीपिंग आता है, तो ये C नहीं है, ये E नहीं है, क्रीपिंग। एनर्जी मीटर डैश इज प्रोवाइडेड, क्या होगा? डिस्क इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम, ब्रेक मैग्नेट इज यूज्ड, diametrically opposite holes are drilled in the side, shedding bands are used। देखिए क्रीपिंग क्या होता है? क्रीपिंग एक एनर्जी मीटर में एक एरर होता है। मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि क्रीपिंग वो एरर होता है ना, जैसे मैं कहीं बोले कि मैं घर में बिजली कुछ यूज कर भी नहीं रहा हूं, फिर भी मेरा जो डिस्क है वो ऐसे घूम रहा है, तो बिल आ जाता है, बिना कोई लोड लगाए भी बिल आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं क्रीपिंग एरर है। और उसी को रिड्यूस करने के लिए ना आप देखिएगा पहले वाले एनर्जी मीटर में, अब तो सब ऑटोमेटिक होता है, तो पहले वाले एनर्जी मीटर में ना लोग नेगेटिव डाल देते थे, लोग कुछ ना कुछ मैग्नेट लगा देते थे, जिससे क्या होता था, कॉइल घूमना बंद हो जाता था और बिल आना बंद हो जाते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए, डिस्क मेड ऑफ एल्यूमिनियम, ब्रेक मैग्नेट सब यूज होता है एनर्जी मीटर में, लेकिन क्रीपिंग एनर्जी किसके कारण आता है? तो डायमेट्रिकली अपोजिट होल्स आर ड्रिल्ड इन द साइड। तो इसका ऑप्शन होगा सही। आपको यह भी ध्यान रखना है बेटा कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर आ रहा है, अगर जो एप्रोप्रिएट आंसर है उसको आपको सही देके चलना पड़ेगा, ठीक है? देखिए 24, इफ द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट इज यूनिटी द रिएक्टिव पावर। आपको मालूम है अगर किसी सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी है मतलब 1 है, तो cos phi 1 कब होता है बेटा?
cos 0 डिग्री पे, और ये कितना हो जाएगा cos 0 मतलब फाई कितना हो गया 0 डिग्री। हमको पूछ रहा है रिएक्टिव पावर, और रिएक्टिव पावर हमेशा आता है VI sin फाई, और sin फाई की जगह 0 रख दूंगा तो sin 0 तो 0 हो गया, तो रिएक्टिव पावर कितना हो गया बेटा 0। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। यही वाला चीज अगर रिएक्टिव पावर की जगह एक्टिव पावर बोले रहता है, ध्यान से सुनिएगा, एक्टिव पावर, तो एक्टिव पावर होता है VI cos फाई, और cos फाई की तो वैल्यू 1 है ना, तो एक्टिव पावर मैक्सिमम आता। तो ये किसके लिए आता है एक्टिव पावर के लिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बेटा, ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन। 5 किलोवाट आवर मीटर कैन बी क्लासिफाइड एज एन, भाई किलोवाट आवर है, ये किलोवाट आवर मीटर किसके रूप में आता है, किसको इसके प्रकार में शामिल कर सकते हैं, डिफ्लेक्टिंग नहीं भाई, इंटीग्रेटिंग, मैं पहले ही बोला हूं समाकलित ये मीटर होता है, डिजिटल नहीं होता, रिकॉर्डिंग नहीं होता, ये क्या होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहां यूज करते हैं भाई, इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग, किसके लिए करते हैं, एनर्जी मीटर टू हाइट करंट लाइन, ये हाइट नहीं है बेटा हाई करंट लाइन है ना, ये ध्यान से देखिएगा, ये हाई करंट लाइन है। वोल्ट मीटर टू प्राइमरी साइड, वोल्ट मीटर टू हाई वोल्टेज लाइन, करंट कॉइल टू लो वोल्टेज लाइन। तो इसका आंसर क्या होगा, एक पीटी कहां पे कनेक्ट होगा, तो हमेशा कहां पे यूज होगा, वोल्ट मीटर टू हाई वोल्टेज लाइन, ये वाले जगह पर हमेशा मैं क्या करूंगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज करूंगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मोटर इज यूज्ड फॉर लोकोमोटिव, लोकोमोटिव में कौन सा मोटर यूज होता है, ध्यान से देखिएगा बेटा, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, स्टेपर मोटर। आज ही के क्लास में मैं जो टेक्निकल का क्लास मैंने पहले ही बताया था, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में चलता है, आपको अगर फुल डिटेल पढ़ना है तो आइए क्लास ज्वाइन करिए, टेक्निकल की बहुत ही बढ़िया बैच चल रही है, वहां पर नए नए चीजों को मैं बताता ही रहता हूं हमेशा। तो ये आज ही बताया हूं कि लोकोमोटिव में जो लोको पायलट लोग जो इंजन चलाते हैं उसमें हमेशा डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है, एकदम ध्यान रखिएगा। डीसी शंट मोटर एक होता है कांस्टेंट स्पीड मोटर होता है, कांस्टेंट स्पीड मोटर होता है। डीसी कंपाउंड मोटर दो टाइप के होते हैं, एक लॉन्ग शंट एक शॉर्ट शंट, और स्टेपर मोटर का यूज हम लोग करते हैं बेटा प्रिंटर में, ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन बना हुआ है रेलवे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट आईटीआई के लिए, आईटीआई दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि जेई वाले लोग के लिए नहीं पूछेगा। ठीक है, और स्टेयर केस पॉइंट इज ऑपरेटेड विथ, स्टेयर केस का मतलब होता है कि जब आप एक स्विच या दो स्विच यूज करते हैं, 2 वन वे स्विच, 2 इंटरमीडिएट स्विच, 3 वन वे स्विच या 2 टू वे स्विच, तो आंसर होगा 2 टू वे स्विच का यूज किया जाता है एक स्टेयर केस पॉइंट में। क्लियर है। द अर्थ कंडक्टर प्रोवाइड्स अ पाथ ग्राउंड फॉर, अर्थ कंडक्टर किसके लिए यूज होगा, ओवर करंट के लिए नहीं होता है, हाई वोल्टेज नहीं होता है, सर्किट करंट नहीं होता है, हमेशा लीकेज करंट को क्या करता है अर्थ कंडक्टर ग्राउंड करता है। आपको ध्यान रखना चाहिए, 1 2 3 ट्रांसमिशन लाइन होता है ना, तो ऊपर एक अर्थ कंडक्टर लगाते हैं, जो कि कभी मान लीजिए एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने लगता है या बिजली वगैरह गिरता है तो ये लीकेज करंट को क्या कर देता है अर्थ कर देता है। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीजें। फ्यूज ऑपरेटेड ड्यू टू द, किसके कारण यूज होगा, इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, किसके कारण यूज होगा, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हीटिंग या केमिकल। तो हमेशा फ्यूज किसके कारण होता है, हीटिंग इफेक्ट के कारण काम करता है। देखिए, द प्रोसेस बाय विच एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन डीसी जनरेटर, एक डीसी जनरेटर में वो कौन सा प्रोसेस होता है जिससे ईएमएफ आता है, तो डीसी जनरेटर का बात कर रहा है तो हमेशा डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अगर ये मोटर होता ना मोटर, तो मोटर के केस में हमेशा स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, डीसी सप्लाई इज यूज्ड फॉर द ऑपरेशन फॉर, ये फॉर है बेटा, ऑपरेशन फॉर किसके लिए यूज होगा, मरकरी वेपर लैम्प, सोडियम वेपर लैम्प,
फ्लोरोसेंट लैंप या आर्क लैंप? तो इसका भी आंसर आयोग ने क्रॉस कर दिया है, आयोग नहीं लिया इसका आंसर, बट मैं बता देता हूं कि आर्क लैंप और सोडियम वेपर, ये कहां गया, आर्क लैंप और सोडियम वेपर लैंप में ना डीसी सप्लाई यूज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा ए, बी और डी दोनों रहेगा, लेकिन अभी आप लोग लगाना है ऑपरेशन के लिए हमेशा डी को ज्यादा प्रेफरेंस देना, आर्क लैंप का यूज करते हैं। आयोग ने इसको आंसर को गलत लिया है क्योंकि ये दोनों आंसर सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, स्पीड ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर, हमेशा एक सिंक्रोनस मोटर का स्पीड कैसा रहता है? तो हमेशा इसका आंसर रहेगा रिमेन्स कांस्टेंट। सिंक्रोनस मोटर हमेशा 1500 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड पे काम करता है बेटा। सिंक्रोनस मोटर कैन बी ऑपरेट एट, एक सिंक्रोनस मोटर किस पावर फैक्टर पे काम करता है? तो आपके ऑप्शन है बेटा, लैगिंग पावर फैक्टर ओनली, यूनिटी पावर फैक्टर ओनली, लीडिंग पावर फैक्टर या लैगिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर। तो इसका आंसर भी आयोग ने गलत लिया है, मतलब क्रॉस कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि सिंक्रोनस मोटर ना जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका वोल्टेज रेगुलेशन कुछ भी हो सकता है ना, वोल्टेज रेगुलेशन जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। ऐसी पावर फैक्टर भी ना सिंक्रोनस मोटर का हमेशा जो यूनिटी भी आ सकता है, लीडिंग भी आता है और लैगिंग भी आता है। तो तीनों पावर फैक्टर पे ये काम करता है सिंक्रोनस। तो यहां पर अगर लैगिंग, यूनिटी एंड यहां पर जीरो भी रहता ना तो मैं बोलता डी सही है, लेकिन अभी यहां के लिए कोई भी आंसर सही नहीं है। क्लियर है? इफ अ सिंगल फेज मोटर रन स्लो द कॉज में बी, एक सिंगल फेज मोटर अगर स्लो रन कर रहा है इसका मीनिंग क्या होगा बेटा? ओवरलोड है, लो एफिशिएंसी है या लो वोल्टेज है या एनी ऑफ द अबव है। तो हमेशा एक सिंगल फेज मोटर में ये तीनों का केस आता है, तो आंसर आता है एनी ऑफ द अबव। लेकिन जो रियल होता है वो होता है लो वोल्टेज और ओवरलोड के केस में सिंक्रोनस जो सिंगल फेज मोटर होता है वो हमेशा स्लो चलता है। लोड ज्यादा हो गया या फिर लो वोल्टेज आ गया तो हमेशा वो स्लो हो जाता है। ठीक है? एफिशिएंसी नहीं बोल रहे हैं, लेने का कोई मतलब नहीं है, ये सी और ए इसका आंसर होगा। क्लियर है? अल्टरनेटर्स आर रेटेड इन, क्या होगा भाई अल्टरनेटर? तो अल्टरनेटर हो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अल्टरनेटर हो चाहे ट्रांसफॉर्मर हो, ये दोनों को देना हमेशा इसकी रेटिंग होती है केवीए। तो आंसर क्या होगा? किलो वोल्ट एम्पियर। मोटर का रहता तो किलोवाट मोटर के लिए, लेकिन अगर मैं बोलता व्यापारिक मोटर हमेशा एचपी में यूज हो जाता है, किलो वोल्ट एम्पियर ये रिएक्टिव पावर से शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है? द डिसएडवांटेज ऑफ शेडेड पोल मोटर इज लो स्टार्टिंग टॉर्क, बिल्कुल सही है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है, लो एफिशिएंसी, वेरी लिटिल ओवरलोड कैपेसिटी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है? शेडेड पोल मोटर का मेरे को डिसएडवांटेज बताना था बेटा, हानि। अ डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेंज का नियम, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो क्या होगा? फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको पता है द मटेरियल यूज्ड फॉर स्लिप रिंग इन अ डीसी मशीन इज, मटेरियल यूज्ड फॉर स्प्लिट रिंग के लिए बोल रहा है, किस मटेरियल का मैं यूज करता हूं हमेशा? आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, हमेशा किसका यूज करते हैं? कॉपर का यूज करते हैं। इन अ स्मॉल डीसी मशीन द योक इज मेड अप, स्मॉल डीसी मशीन का जो योक होता है किससे बनाते हैं? तो कास्ट आयरन, ब्रास, एल्यूमिनियम या कॉपर। तो हमेशा ढलवे लोहे, कास्ट आयरन से योक को बनाते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है, in a dash generator the voltage can be built up even if there is no residual magnetism, एक जो जनरेटर ऐसा होता है जिसमें बिना वोल्टेज बिल्डअप के ही ये क्या बोलते हैं इसमें वोल्टेज कैन बी बिल्ड अप इवन देयर इज नो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का मतलब है एक ऐसा जिसमें कोई भी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का मतलब होता है उसका चुंबकीय गुण पूरा निकल जाए फिर भी उसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण रहते हैं। जैसे मैं आपको बोला कि एक ना ये जैसे मान लो ये मैग्नेटिक मटेरियल, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको ना, ये अच्छे से समझ आ जाएगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए जैसे मैं आपको बोला, जैसे मान लीजिए ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, ये कोई चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, इसको मैं ना मैग्नेटाइज किया, इसके कॉपर की वाइंडिंग कर दिया बढ़िया और इसको क्या कर दिया सप्लाई दे दिया बैटरी से,
तो ये क्या हो गया, थोड़ी देर बाद ये विद्युत चुंबक बन जाएगा बेटा, आपको मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो ये ऐसे जाएगा, ये बढ़िया, ये मैग्नेटिक हो गया, ये ऐसे पूरा का पूरा। अब ये क्या होगा, जैसे ही मैं इसमें सप्लाई बंद कर दूं, सप्लाई को बंद कर दूंगा तो ये इसका धीरे धीरे क्या होगा, ये अपनी मैग्नेटिज्म को छोड़ने लगेगा। तो जैसे मैग्नेट बना होगा ना, उसी दिशा में डीमैग्नेटाइज भी, विचुंबक भी होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये होते होते यहां पे रुक जाता है। क्लियर हो रहा है, यही मेरा कहलाता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। मतलब करंट पूरा जीरो हो गया है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ मात्रा में क्या है, चुंबक का गुण बच गया है, इसी को बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो वो कौन सा मोटर है जिसमें ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हो नहीं भी होना, फिर भी उसमें क्या होता है, वोल्टेज बिल्डअप होते रहता है। तो ये कौन सा होगा भाई, आपके ऑप्शन है सीरीज जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर या शंट जनरेटर। तो इसका आंसर है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। यही होता है जिसमें बिना किसी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के ये वोल्टेज बिल्डअप होते रहता है। द मेन फ्लक्स इन अ जनरेटर डिस्टॉर्ट्स ड्यू टू, ये किसके कारण होगा, मेन फ्लक्स जनरेटर का क्यों डिस्टॉर्ट होता है, रेजिस्टेंस इन द लोड, करंट इन द आर्मेचर कंडक्टर, करंट इन द कम्यूटेटर या करंट इन द फील्ड कॉइल। तो इसका आंसर आएगा करंट इन द कम्यूटेटर। इसी के लिए हम लोग कम्यूटेशन प्रोसेस भी पढ़ते हैं। क्लियर है। विच सिंगल फेज मोटर हैज रिलेटिव हाई पावर फैक्टर, कौन सा इसमें है जिसका पावर फैक्टर हाई होता है, यूनिवर्सल मोटर, स्प्लिट फेस मोटर, रिपल्शन मोटर या सिंक्रोनस मोटर। तो इसका आंसर है बेटा रिपल्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है रिलेटिवली सबसे क्या होता है, हाई चलता है। क्लियर है। फिर देखो लिखा है हाउ मैनी स्लिप रिंग्स विल बी देयर इन थ्री फेस रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर, कितने स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है भाई, 3 नोज, 2 नंबर, 4 नंबर। ये देखिए सॉरी, ये 2 नंबर आंसर होगा। 2 स्लिप रिंग का हमेशा मैं क्या करता हूं, यूज करता हूं। क्लियर है। पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर इज डिटरमाइंड बाय, पावर फैक्टर, अल्टरनेटर का पावर फैक्टर कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, स्पीड, एक्साइटेशन, हमेशा लोड पर पावर फैक्टर डिपेंड करता है, ना कि प्राइम मूवर पर। क्लियर है। एक्साइटेशन से हम करंट को बढ़ा घटा सकते हैं, वैसे एक्साइटेशन का भी यूज से हम पावर फैक्टर को वेरी करा सकते हैं, लेकिन इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा लोड। क्लियर है। 46 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ सिंक्रोनाइजिंग अल्टरनेटर इज टू, 3 डार्क लैंप मेथड, ये नहीं, ये मतलब यूज सब करते हैं, लेकिन मेरे को क्या बोल रहा है, मोस्ट रिलायबल, मतलब जो बहुत ही क्या है, रिलायबल का मतलब क्या होगा, विश्वसनीय है। तो कौन सा यूज होगा, तो डार्क लैंप मेथड सब यूज करते हैं, ये 3 लैंप मेथड भी यूज करते हैं, 2 ब्राइट डार्क 1 डार्क भी मेथड। ब्राइट का मतलब होता है कि जो जल रहा है, डार्क का मतलब बुझना। क्लियर है। तो इस जगह पर क्या होगा, सिंक्रोस्कोप जो है ना, सिंक्रोनोस्कोप है, ये क्या होगा, हमेशा रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कैन बी वेरीड बाय, देखिए इसका भी आंसर आयोग ने क्या किया है, नकार दिया है। क्यों, क्योंकि आपको पता है स्पीड क्या होता है, NS इक्वल टू 120 F/P होता है। लेकिन क्या होता है, हमको बोला है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का, तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का मैं वोल्टेज से भी स्पीड चेंज करता हूं, सप्लाई वोल्टेज वेरी करा कर भी स्पीड को चेंज कर सकता हूं, फ्रीक्वेंसी के लिए भी चेंज कर सकता हूं। तो इसमें लिखा है वेरिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये भी सही है, वेरिंग द सप्लाई वोल्टेज, ये भी सही है, करंट ड्रॉन नहीं होगा, रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट, ये भी नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज आता है। रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था इसको, द स्पीड ऑफ स्पायरल मोटर कैन नॉट बी वेरीड बाय, इनमें से कौन सा होगा जिसके द्वारा मैं यूज स्पीड को यूज नहीं कर सकता, वेरी नहीं करा सकता। तब इसका आंसर मैं बोलता कि ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। तो मे भी वो गलती किया है, इसलिए ये क्वेश्चन को हटाया गया है। क्लियर है। आपको ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 तक ही आज करेंगे हम लोग, ठीक, कल आपको और 50 कराऊंगा। इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन, एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस किसमें मेजर करते हैं, ओम में नहीं होता, किलो ओम में नहीं होता, किलो वॉट में नहीं होता, मेगा ओम में चलता है। क्लियर है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो
4 पोल 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस मशीन रन एट कितने आरपीएम में चलेगा? तो भाई ये तो सिंपल सा चीज है। एनएस इक्वल टू क्या होता है बेटा? 120 एफ अपॉन पी होता है। तो 120 एफ कितना दिया है आपको? 50 हर्ट्ज दिया है। 50 डिवाइडेड बाई पी कितना दिया है? 4। तो 4 दिया 12, ये कितना हो गया? 1500 आरपीएम। कहा गया? 1500 आरपीएम। इसको सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। 3000 आरपीएम को हम बोलते हैं सुपर सिंक्रोनस स्पीड। क्लियर है? सुपर सिंक्रोनस स्पीड कहा जाता है। अब ब्राइट रेक्टिफायर गिव्स, एक रेक्टिफायर क्या देता है आपको? ये ब्राइट नहीं है बेटा, ये सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ए यार ये मेरे से ही कितना सारा गलती टाइप हो गया है यार, ऑटो कर ले लिया होगा। वैसे मैं ब्रिज रेक्टिफायर ही लिखा था, लेकिन ये ऑटो लेके क्या कर दिया है? ब्राइट कर दिया है। ठीक है ना? आप थोड़ा सा, आप अच्छे बच्चे हैं, थोड़ा सा मुझे माफ करके बस ये आप लिख लीजिएगा। एक ब्रिज रेक्टिफायर क्या देता है? फुल वेव रेक्टिफायर डीसी, हाफ वेव रेक्टिफायर डीसी, फुल वेव फिल्टर डीसी, हाफ वेव फिल्टर डीसी। तो हमेशा इसका आंसर क्या होगा? एक ब्रिज रेक्टिफायर गिव्स क्या होगा हमेशा? तो ब्रिज रेक्टिफायर का आप कर्व देखेंगे तो ऐसे बनता है बेटा, ऐसे, है ना? ये ब्रिज रेक्टिफायर का कर्व बनता है इस प्रकार का। तो हमेशा क्या होगा? अ फुल वेव रेक्टिफायर डीसी होगा। ये फुल वेव फिल्टर डीसी कब होगा? जब ब्रिज रेक्टिफायर के साथ मैं फिल्टर लगा दूं तो ये फिल्टर डीसी कहलाएगा। क्लियर है? तो ये आपका 50 क्वेश्चन है। कल मैं और 50 क्वेश्चन कराऊंगा। अब आपका डेली क्लास या टेक्निकल में रहेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, मेरा लैपटॉप जो था ना वो फॉर्मेट हो गया था बेटा। तो मेरे को डेटा रिकवरी के लिए इसको रायपुर भेजना पड़ा। वो रायपुर से पूरा जो प्रीवियस डेटा है वो निकाला, तो उसमें 3-4 दिन का समय लग गया था। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा कि मेरा प्रॉब्लम क्या था। और बीच में अभी जैसे अभी मेरे बच्चे का भी सर में चोट लग गया था, तो 2 दिन में उसमें पूरा व्यस्त हो गया। 3 दिन में मेरा पूरा डेटा रिकवर हुआ। तो उस हिसाब से आपके पास टेक्निकल की क्लासेस नहीं हुई, लेकिन अब शेड्यूल वाइज पूरा डेली का डेली चलेगा। और शाम में ही आपकी क्लासेस होगी 6 से 10-12 बजे तक। जब भी मैं फ्री रहूंगा ये शाम में ही मैं रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड करूंगा। तो वेट करिएगा शाम का। जो शॉर्ट्स होंगे वो आपको दिन में मिलते रहेंगे। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। और आपको डिटेल पढ़ना है तो मैं फिर से बता रहा हूं, सेक्टर 6 में राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड है, मैं वहीं पे पढ़ाता हूं। पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है। 20 साल में बहुत सारे टेक्निकल के बच्चे रेलवेज और एसएससी में सेलेक्ट हुए हैं। आप आइए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। क्लियर है? चलिए, जय हिंद, थैंक यू।